नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास की नई नवेली नौकरानी। संगीता गरीब परिवार से थी। शादी के बाद रमन विदेश चला गया। ससुराल वालों को फ्री की नौकरानी मिल गई और वो जब 15 लोगों के लिए खाना बनाती तो उसकी हालत खराब हो जाती और बाकी सभी एसी में मज़े से सोते। और जब 15,000 बिल आया तो माँ ने रमन से शिकायत लगा दी कि तुम्हारी पत्नी 24 घंटे एसी में सोती रहती है, बिल के लिए पैसे भेजो। और सारा दिन काम करने की वजह से संगीता का बच्चा भी गिर गया तो माँ ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जानबूझकर अबॉर्शन करवा कर आई है। इतना सुनना था कि रमन का दिमाग ठनक गया और वो अगले दिन बिना बताए घर आ गया तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में लाल जोड़ा पहनी वो आसमान से उतरी हुई किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। घूंघट अपने चेहरे पर गिराए शर्माई सी छुई मुई सी वो बैठी रमन का इंतजार कर रही थी। रात के 1 बज चुके थे और थकान से उसका बुरा हाल था। कमर जैसे अकड़कर सख्त हो रही थी। तभी हल्की सी आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला और रमन अंदर आया। नई नवेली दुल्हन ब्याह कर लाने की खुशी रमन के अंदाज से झलक रही थी। वो उसके पास आकर बैठा और उसकी खूबसूरती को प्यार से निहारने लगा। संगीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हजारों अंदेशे उसके दिल में आ रहे थे। वो बहुत गरीब परिवार की लड़की थी, मगर रमन एक अमीर परिवार से संबंध रखता था। न जाने कैसे रमन की माँ को संगीता भा गई। उन दोनों परिवारों में जमीन आसमान का अंतर था। शायद इसकी वजह संगीता की सुंदरता और उसका सलीका था कि रमन की माँ ने पहली ही नज़र में संगीता को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ और आज संगीता रमन की दुल्हन बनी उसके सामने बैठी थी। रमन मुस्कुराते हुए उसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। संगीता को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत ऐसे भी पलट सकती है। वो जो कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की खरीदने की हैसियत ना रखती थी, आज उसके हाथों में हीरे की कीमती अंगूठी पहनाई जा रही थी। वो बस रमन को देखकर रह गई। तभी वो एकदम चौंक गई। रमन कह रहा था, देखो संगीता, तुम मेरी माँ की पसंद हो, मगर मैं जानता हूँ कि जल्द ही तुम अपने अच्छे व्यवहार से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा, मगर इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ कि मेरे घर वालों की जी जान से सेवा करना और मेरी माँ के सामने कभी जुबान मत चलाना, उनका आदर करना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। संगीता मुस्कुरा दी। भला उसे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता था? वो तो वैसे भी इन सब घर वालों को अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बहुत अच्छा गुजरा था। संगीता भी किस्मत के पलटने पर बहुत हैरान थी। वो कुछ ही दिन खुशी के झूले में झूलते हुए गुजरे। संगीता रमन के साथ हाथों में हाथ डाल घूमती फिरती अपनी जिंदगी को एंजॉय करती। रमन का जॉब पर वापस जाने का समय आ गया। वो विदेश में काम करता था और शादी की छुट्टी के सिलसिले में इंडिया आया हुआ था। संगीता बहुत उदास थी, मगर उसके दिल पर पत्थर रख लिया। उसने सोचा, रमन चला जाएगा तो क्या हुआ, आखिर ये सब तो मेरे अपने हैं। रमन की माँ का व्यवहार संगीता के साथ बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से उससे बात करती थी, मगर संगीता को एक चीज़ समझ न आती थी कि जब भी रमन कभी आस पास न होता तो उसकी सास उसे चुभती हुई नज़रों से घूरती रहती। संगीता को लगा कि ये उसका वहम है। रमन संगीता से बहुत सारे वादे करके चला गया और वो अपने उदास दिल के साथ अकेली रह गई, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में कैसी मुसीबत आने वाली है। रमन की छोटी बहन निशा का रिश्ता तय हो रहा था। आए दिन उसके ससुराल वाले आए हुए होते। आज रमन के जाने के बाद
वो पहली बार आ रहे थे। सुबह संगीता भी अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। उठ जाओ मैडम, कब तक नींदें पूरी करनी है? सारा दिन बिस्तर तोड़ते हुए ही गुजारोगी क्या? निशा के ससुराल वाले आ रहे हैं, उठकर उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मेरे बेटे को तो भगा दिया है, अब हम बेचारों को तो किसी तरह रहना है ना। जल्दी से किचन में आओ। संगीता ने हैरानी से उठकर देखा, ये उसकी सास थी। उसे उनके व्यवहार पर बहुत हैरत हुई, मगर उसने कुछ न कहा। खामोशी से हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 8 बजे थे। सास ने उसे सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का आदेश दे दिया। वो खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। सब घर वाले तो अभी मजे से सो रहे थे। उसने सबके लिए पराठे, गोभी की सब्जी और चाय बनाई और फिर जाकर देखा तो अभी तक सब के सब सो रहे थे। उसने आगे बढ़कर अपनी ननद को हिलाया, उठो निशा दीदी, उठकर नाश्ता कर लो, मैंने बना दिया है। निशा जो गहरी नींद में भी उसका हाथ एकदम झटक कर बोली, बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, उठकर कर लेंगे नाश्ता, अब सर मत खाओ और सोने दो। संगीता शर्मिंदा सी होकर रह गई और खामोशी से उनके कमरे से बाहर निकल आई। उसने अपनी सास को ढूंढना चाहा और ये देखकर हैरान रह गई कि सास भी एसी वाले कमरे में सुकून से सो रही थी। वो खामोशी से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। घर के सारे लोग 12 बजे जागे कि संगीता ने खामोशी से सबको नाश्ता सर्व कर दिया। उसकी ननद ने हॉट पॉट से पराठे निकाल कर खाना शुरू किया तो मुंह बनाने लगी। मम्मी, ये क्या है, ठंडे हो गए हैं पराठे, दांतों से चबाए भी नहीं जा रहे हैं। निशा दूसरा पराठा खाते हुए बोली। तभी संगीता के ससुर बोले, मुझे तो ताज़ा रोटी बना कर दो, मुझसे तो ये ठंडे पराठे नहीं खाए जाते और ना ही मैंने कभी खाए हैं। एक एक करके सारे लोग शुरू हो गए। संगीता खामोशी से उठी और सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाने लगी। सब डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे लगातार चीख पुकार करते रहे, मगर कोई उठकर उसकी मदद के लिए नहीं आया। घर में संगीता को मिलाकर कुल 15 लोग थे। रमन की बड़ी बहन तलाकशुदा थी। वो अपने 4 बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी। रमन के दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे और सास ससुर, इतने लोगों का काम संगीता के सर पर आन पड़ा। इनमें से कोई हिलकर मदद करवाने को तैयार न होता। संगीता को हैरत होती कि उसके आने से पहले आखिर घर का काम कौन करता था। साफ सफाई के लिए एक काम वाली आया करती थी, मगर जैसे ही संगीता ने घर के कामों को अपने हाथ में लिया, सास ने काम वाली की छुट्टी कर दी और वह काम भी संगीता से करवाने लगी। संगीता सुबह सुबह उठती, सफाई करती, नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती, कपड़े धोती, यहाँ तक कि राशन सब्जी भी खरीदने जाया करती। उसका पूरा दिन ही घर के कामकाज में गुजर जाता। गर्मियों के दिन थे। चूल्हे के आगे खड़े होकर वो सबकी पसंद के खाने बनाती। सब एसी वाले कमरे में लेटे बस फरमाइश ही करते रहते। वो पका पका कर बेहाल हो जाती तो सबको जाकर बता देती। सब उसके ऊपर एहसान करते हुए एसी वाले कमरे से बाहर निकलते और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते। खाने के दौरान भी कई बार संगीता को उठाते, वो सबकी जरूरतें पूरी करती। खाने के बाद सब बर्तन वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़कर फिर से एसी वाले कमरे में जा घुसते। कोई मूवी लगा लेता, कोई आपस में बातें करने लगता और कोई दोबारा से सो जाता। संगीता बेचारी फिर से गंदे बर्तन धोने में लग जाती। इन्हीं दिनों संगीता की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। सुबह उठती तो उल्टी से उसका बुरा हाल होता। किचन में काम करने के दौरान कई बार वो उल्टियाँ करती। सास की नजरों ने भांप लिया कि मामला कुछ और है, मगर उन्होंने संगीता के सामने नाम तक न लिया। एक दिन संगीता की माँ इत्तेफाक से उससे मिलने आई तो संगीता ने उनसे अपनी खराब तबीयत का बताया। वो चौंक गई और उसे लेकर करीबी लेडी डॉक्टर के पास चली गई।
लेडी डॉक्टर ने चेकअप किया तो खुशखबरी सुनाई कि संगीता प्रेग्नेंट है। संगीता तो हैरान ही रह गई। कितनी बड़ी खुशी उसकी जिंदगी में आ गई और उसे पता ही न चला। वो घर वापस आई। डॉक्टर ने आराम करने और खाना पीने की सलाह दी। डॉक्टर का कहना था कि संगीता को खून की बहुत कमी है, बीपी भी लो है। संगीता की माँ ने घर आकर संगीता की सास को बताया कि संगीता गर्भवती है और डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट करने को कहा है। बेहतर यही है कि आप कोई काम वाली रख ले। संगीता की सास ने बहुत खुशी का दिखावा किया और आस पड़ोस सब जगह मिठाई बांटने लगी। कहने लगी, हाँ हाँ बहन, ये तो मेरी बेटियों जैसी है। भला मैं इससे इस हालत में क्यों काम करवाऊंगी। मैं आज ही किसी काम वाली का इंतजाम करती हूँ। संगीता की माँ संतुष्ट होकर चली गई। संगीता जैसे ही कमर सीधी करने के लिए बेड पर लेटी तो उसकी सास आ पहुंची। संगीता, कुछ मेहमान आए हैं, देखो तो तुम्हारी खुशी में सब तुम्हें बधाई देने आए हैं, तो उठकर उनके लिए चाय का इंतजाम करो और ज़्यादा लेटने की जरूरत नहीं है। इस हालत में काम काज करना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने भी भरे पूरे ससुराल में रहते हुए बच्चे पैदा किए हैं, तुम कोई अनोखा बच्चा नहीं पैदा कर रही हो कि बिस्तर से लगकर लेट जाओ। संगीता हैरत से उनकी तरफ देखती रही मगर कुछ न बोली और खामोशी से उठकर मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम करने लगी। उसके प्रेग्नेंट होने की खबर से घर वालों को कोई फर्क न पड़ा। उन्हें तो काम काज के लिए नौकरानी चाहिए थी, इसीलिए वो गरीब परिवार की लड़की ब्याह कर लाए थे। संगीता खराब तबीयत के बाद भी सारा दिन काम करती रही। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उस रात जब रमन का फोन आया तो उसने कोशिश की कि वो उसे बता दे कि घर में ज़्यादा काम काज की वजह से वो परेशान हो रही है। लेकिन जैसे ही उसने रमन से ये कहा कि उसकी बहनें किचन में उसकी मदद नहीं करवाती तो रमन अचानक गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं इतनी दूर बैठा तुम सब के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ और तुम लोगों की छोटी छोटी घरेलू बातें हर समय मुझे बता कर परेशान करती हो। मेरी बहनें आज हैं, कल को वो शादी होकर अपने घर चली जाएंगी। तुम अगर थोड़ा सा काम कर ही लेती हो तो इसमें बुराई ही क्या है। रमन की बात पर संगीता हक्का बक्का रह गई। जिसे वो थोड़ा सा काम कह रहा था, इन कामों में वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बिजी रहती थी। उसने जान लिया कि रमन से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। सास और ननंद का व्यवहार बुरा से बुरा होता जा रहा था। वो तो बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह उससे व्यवहार करते हैं। संगीता को अब समझ आ रहा था कि वो एक गरीब परिवार से लड़की को क्यों ब्याह कर लाए हैं। इन्हें सिर्फ घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। संगीता कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती तो सुबह से लेकर शाम हो जाती। रमन की तलाकशुदा बहन अपने बच्चों की छोटी छोटी नैकरे भी खुद न धो सकती, वो भी लाकर संगीता को पकड़ा देती कि इन्हें धो दो। संगीता कपड़े धो धोकर थक जाती। मशीन बंद करके अंदर जाकर बैठती तो सास को याद आ जाता कि खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। संगीता को 2 मिनट भी बैठने ना देती और किचन में भेज देती। रात जिस समय थक हार कर वो अपने कमरे में जाती तो उसे एक जोड़ में दर्द महसूस हो रहा होता। इस दौरान उसे ख्याल ही न रहता कि उसने रमन से फोन पर बात करनी है। फोन उठाती तो रमन की कई कई मिस कॉल्स आई हुई होती। वो उसे बैक कॉल करती तो वो फोन उठाकर कहता, तुम क्या करती रहती हो पूरा दिन। तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि तुम 2 घड़ी मुझसे बात ही कर लो। मैं तुम्हारे आराम की खातिर ही यहाँ परदेश में रह रहा हूँ, मगर लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वह गुस्से में संगीता को सुनाने लग जाता। संगीता दोनों तरफ से पिस रही थी। उसे लग रहा था कि शादी करके उसने कोई मुसीबत मोल ले ली है।
पति के साथ ठीक ठाक समय न गुजारने की वजह से इन दोनों के बीच बहुत फासला था। इसी फासले का संगीता की सास खूब फायदा उठाती थी। रमन को फोन करके झूठी सच्ची बातें संगीता के खिलाफ करती, जिन्हें वो सच मान लेता। वो सीधा लड़का था, संगीता से इस चीज के लड़ता तो न था, लेकिन दिल ही दिल में संगीता से शिकवा जरूर करता। एक दिन संगीता की सास ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी, जब बाहर से उनकी छोटी बेटी पलक अंदर आई। उसके हाथ में बिजली का बिल था और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मम्मी ये देखिए, पूरे 15,000 का बिल आया है लाइट का। अगर भाई को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने जाते समय कहा था कि उन्हें कारोबार के लिए पैसे जमा करने हैं, इसीलिए हम अपने खर्चे जरा कम करें। पलक की बात पर माँ चौंक पड़ी और बिल उसके हाथ से लेकर देखने लगी। उनके चेहरे पर सोच की परछाई साफ नजर आ रही थी कि तभी अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने पलक की तरफ देखा और कहने लगी, जरा रमन को फोन मिला कर तो देना। पलक ने ना समझने वाले अंदाज में मोबाइल निकाल कर रमन का फोन मिला दिया। जैसे ही रमन ने फोन उठाया, माँ शुरू हो गई, हाय मेरा मासूम बच्चा, परदेश में दिन रात काम करके पैसा कमा रहा है, मगर तुम्हारी मेहनतों का कोई फल तुम्हें नहीं मिलता। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं इसलिए गरीब घर की लड़की ब्याह कर लाई थी कि वो रुपए रुपए की कदर करेगी, मगर संगीता तो इतनी फिजूल खर्च है कि वो तो तुम्हें कंगाल करके छोड़ेगी। रमन को कुछ समझ न आ रहा था कि माँ क्या कह रही है। तभी उसने कहा, मम्मी हुआ क्या है, बताओ तो सही, क्या कर दिया संगीता ने। माँ ने मुस्कुराकर पलक को देखा और कहने लगी, करना क्या है बेटा, सारा दिन एसी चलाकर कमरे में पड़ी रहती है। मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता और गर्मी ज़्यादा लगती है। उसकी हालत की वजह से मैं भी ज़्यादा शक्ति नहीं करती, मगर सच तो ये है कि दिन रात एसी चलाने की वजह से लाइट का बिल 15,000 आ गया है। तुम्हारे पापा के पास तो पैसे है नहीं, तुम्ही को पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल की पैसे सुनते ही रमन के होश उड़कर रह गए, लेकिन वो अब क्या कर सकता था। उसने माँ को तसल्ली दी कि वो पैसे भेज देगा, मगर उसके दिल में संगीता के खिलाफ एक गांठ सी लग गई। अगले दिन जब सुबह सुबह घर में संगीता के सिवा सारे लोग सो रहे थे, तो छोटी ननद के ससुराल वाले आ गए। संगीता ने जाकर सबको उठाया तो सूजी हुई आंखों के साथ सब उठ गए, लेकिन सबके ही मूड खराब थे। निशा के ससुराल वाले चाहते थे कि उन्हें देसी घी में हलवा पूड़ी का नाश्ता करवाया जाए। बेचारी संगीता की ये शामत आई जब सास ने उसे हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले निशा के ससुराल वालों के लिए अच्छा सा हलवा पूड़ी बनाओ। उस दिन संगीता को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, कमजोरी भी फील हो रही थी, मगर वो चुपचाप से किचन में जाकर खड़ी हो गई और पुड़िया बनाने लगी। तेज गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी न जाने उसे क्या हुआ, अचानक उसे जोर का चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर जा गिरी। धड़ाम की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए सब लोग किचन की तरफ दौड़े। वहाँ संगीता जमीन पर बेशुद्ध पड़ी थी। उसके आसपास खून का एक तालाब सा बना हुआ था। संगीता की सांस के होश उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि जब रमन को पता चलेगा कि संगीता का बच्चा गिर गया है, तो रमन पूरा घर सर पर उठा लेगा। उन्हें संगीता को अस्पताल ले जाने से ज़्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की चिंता थी। निशा की होने वाली सास ने शोर मचाकर संगीता को अस्पताल पहुंचा दिया। जब उसकी आंख खुली और उसे पता चला कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है, तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मगर वो नहीं जानती थी
कि उसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। उसी शाम सास ने उसकी अस्पताल से छुट्टी करवा ली और उसे घर ले आई। संगीता के घर वाले आए तो संगीता ने कोई बात नहीं बताई, बल्कि उन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई थी, इसीलिए बच्चा गिर गया। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती थी। घर वाले जा चुके थे। संगीता की सास ने एक बार फिर उससे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात का एहसास किए कि अभी अभी वो अस्पताल से घर आई है। संगीता को बहुत दर्द था, मगर इसके बाद भी वो हिम्मत करके उठी और किचन में जा खड़ी हुई। वो जानती थी कि इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं, उसका पति उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और यहाँ जो लोग थे उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। संगीता की सास ने रमन को फ़ोन करके बता दिया था कि संगीता अभी बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, इसीलिए जाकर अबॉर्शन करवा आई है। रमन का खून खौल उठा। उसका दिल चाहा अभी और इसी समय जाकर संगीता का गला घोट दे। उसके बगैर कुछ कहे फोन रख दिया। संगीता की सास संतुष्ट हो गई कि रमन को सच्चाई पता नहीं चली, मगर दूसरी तरफ रमन ने अपना उसी दिन का टिकट करवा लिया था। सारे काम छोड़कर वो अगले दिन इंडिया आ पहुंचा। उसका इरादा था कि जाते ही संगीता को तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल देगा, बगैर किसी को बताए। कड़कती हुई दोपहर के समय वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया। खाना पकने की खुशबू उसकी नाक से टकराई कि इतनी तेज गर्मी में मेरी माँ बेचारी किचन में काम कर रही है और संगीता अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। ये इस लायक ही नहीं है कि इसे अपनी जिंदगी में रखूं। आज ही इसे तलाक देकर घर से बाहर कर दूंगा। जिस औरत को मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करनी, उसे मेरी जिंदगी में रहने का कोई अधिकार नहीं। तेज गुस्से में ये सोचता हुआ रमन जिस समय किचन में दाखिल हुआ तो उसके नीचे से जमीन निकल गई। सामने ही संगीता खड़ी खाना पका रही थी, जिसने दोनों चूल्हे पर एक हांडी चढ़ा रखी थी। उसके कपड़े पसीने में भीगे हुए थे। उसे याद आया कि मम्मी ने उसे बताया था कि कल ही संगीता ने अपना अबॉर्शन करवाया है अपनी मर्जी से। अबॉर्शन के अगले ही दिन वो किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर रही थी। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती थी, जैसे उसे बहुत दर्द था। कभी माथे से पसीना साफ करती। उसने एक तसले में बहुत सा आटा निकाल कर रखा हुआ था। शायद अभी उसे आटा गूंथना था, जरूर फिर रोटी भी बनानी होगी। रमन को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो अक्लमंद लड़का था। बगैर कोई आहट किए वो अंदर चला गया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ वो आगे बढ़ा था। घर के बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था। रमन ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर हल्का अंधेरा था। घर के सारे लोग इस बड़े कमरे में सो रहे थे। तभी संगीता की सास को लगा कि संगीता दरवाजा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटे बगैर ही जोर से आवाज लगाई कि आ गई महारानी खाना पकाकर। कितनी बार कहा है कि जब खाना तैयार हो जाया करे तब आवाज लगाया करो। मेरी बेटियों की नींद खराब होती है, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। अगर मैं कुछ कहूँगी तो तुम शोर मचा दोगी कि कल ही मेरा बच्चा गिरा है और आज सास ने काम पर लगा दिया। तो मैडम सुन लो कि तुम्हें ब्याह कर ही मैं इसीलिए लाई हूँ कि तुमसे घर के काम काज करवाऊँ, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक ऊंचे परिवार के रिश्ते मौजूद थे। अब जाओ और जाकर खाना पकाओ और इसके बाद घर की सफाई भी कर लेना। बर्तन भी पड़ा हुआ है। रात को निशा के ससुराल वाले बात पक्के करने आ रहे हैं। उनके लिए कम से कम 4-5 डिशेस बना देना। पिछली बार की तरह 2 खाने बनाकर सामने मत रख देना। संगीता की सास अपने ही ख्याल में बोलती चली गई, ये जाने बगैर
कि दरवाजे पर रमन खड़ा है। रमन के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़े थे। संगीता की सास कहकर दोबारा से सो गई। रमन ने नजरें दौड़ाई। घर के सब लोग लेटे हुए थे। सिर्फ एक संगीता ही थी जो इस चिलचिलाती हुई गर्मी में किचन में इन सब के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। वो जान गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। वो शर्मिंदा होता हुआ चुपचाप पलट गया। किचन में संगीता अभी तक खाना पका रही थी। रमन ने उसके पास जाकर देखा तो वो पसीने से भीगी हुई थी और धीरे धीरे कांप रही थी। कल ही उसका बच्चा गिरा था और आज वो 15 लोगों का खाना बना रही थी। उसके बाद वह 2 भरी बाल्टी ले जाकर छत पर कपड़ा डालने जाती है। वह सीढ़ी से चक्कर खाकर गिरने वाली ही होती है कि रमन उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। रमन का दिल इस अत्याचार पर दुखी होकर रह गया। उसने संगीता को पुकारा। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। रमन ने बगैर कुछ कहे उसके सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो संगीता, मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतर गई है। उसने संगीता का हाथ पकड़ा और रूम ले गया। माँ ने जब रमन को अचानक देखा तो बौखला गई। जल्दी से उठकर उसके पास आई और बोली, बेटा तुम कब और कैसे आए? अचानक बताया भी नहीं। रमन बोला, मम्मी आपने मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। इससे सारे घर के काम करवाती रही, यहाँ तक कि इसका बच्चा भी इतना काम करने की वजह से गिर गया और आपने हमेशा मुझे इसके खिलाफ भड़काया और मैं भी आपकी बातों में आ गया। मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी माँ ही मेरे साथ दगा करेगी, मेरे बच्चे की दुश्मन होगी। माँ से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, क्योंकि वो जान गई थी कि रमन ने अपनी आंखों से सब देख लिया है। अब झूठ बोलना बेकार था। रमन संगीता से बोला, अपनी तैयारी कर लो, तुम अब यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ चलोगी। संगीता रो रही थी। उसके आंसू साफ करता हुआ रमन कह रहा था और संगीता को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इस तरह भी मेहरबान हो सकती है। रमन उसी शाम संगीता को लेकर किराए के घर में आ गया और सास और बाकी घर वाले अपना सा मुंह लेकर रह गए। अब सास बुढ़ापे में सारा काम कर रही है, क्योंकि बेटियों को तो उसने काम करना और मदद करना कभी सिखाया ही नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।